function. Let's start with the function. ये फॉर्मेट आप लोग सबको आता है, फाइन। आज हम लोग क्या करेंगे, हम आज आप लोग को 3-4 सम सिखाएंगे विथ ऑल द वेज। जैसे फंक्शन, नॉर्मल एक फंक्शन कैसे कॉल किया जाता है, पहले हम प्रोग्राम बनाते हैं, फिर बताएंगे कॉल क्यों किया जाता है, और इसका जो भी छोटा छोटा पार्ट है ये सबको आज हम डिटेल में बताएंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, आज हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर मतलब मेन के बाहर इनपुट लेंगे, मेन के बाहर ही कैलकुलेट करेंगे और मेन के बाहर ही रेन करेंगे, सबसे सिंपल, ठीक है। तो पहला है कि यहाँ पर हम लोग एक void इनपुट, ये एक फंक्शन का नाम है। void का मतलब होता है नो रिटर्न वैल्यू। नो रिटर्न वैल्यू मतलब ये फंक्शन को जो भी कॉल करेगा उसको ये फंक्शन रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हम लोग को अगर इनपुट लेना है, कोई नंबर इनपुट लेना है, तो पहला जो हम सम बना रहे हैं ये आप लोग का सबसे ईजिएस्ट सम में से बता रहे हैं, फैक्टोरियल, ठीक है। तो फैक्टोरियल का सबसे पहला चीज़ हम क्या बताएंगे आप लोग को कि जो भी फैक्टोरियल करते हैं उसमें हम लोग पहले एक नंबर इनपुट करते हैं, तो इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक नंबर इनपुट करेंगे, दैट्स इट। तो नंबर इनपुट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक पैकेज को कॉल करते हैं, तो स्कैनर के थ्रू कर रहे हैं इसलिए यूटिल ले रहे हैं, आईओ लेते हैं, फाइन। तो ये एक ऐसा पैकेज है import java.util जिसके थ्रू हम लोग इनपुट ले रहे हैं। क्या इनपुट ले रहे हैं, दैट कैन बी अ नंबर, दैट कैन बी अ स्ट्रिंग, कैरेक्टर और एक्सेट्रा, कुछ भी हम लोग चाहें तो इसको हम लोग इनपुट ले सकते हैं। तो जब तक इस पैकेज को नहीं कॉल करेंगे तब तक हम लोग का स्कैनर काम नहीं करेगा। देखिए स्कैनर का ना, यहाँ पर हम लोग स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका नाम हम लोग SC रखे हैं। स्कैनर का स्पेलिंग SC होता है। तो जनरली डेवलपर्स लोग क्या करते हैं या प्रोग्रामर्स लोग क्या करते हैं, जिसका भी हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है उससे मिलता जुलता ही नाम ले लेते हैं, SC। आपका मर्जी आप XYZ लो, आपका मर्जी आप PQR लो, दैट डजंट मैटर। ये खाली SC हम लोग को इनपुट टाइम में यूज़ में आता है, इसको हम चेंज करके भी आज आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। अगर समझ लीजिए ये देखिए अभी तो कम, लेकिन अगर हम इस लाइन को हटा दें, देखिए इसको हम क्लोज कर दिए तो देखिए एरर दिखाएगा, कैन नॉट फाइंड सिंबल। तो ये स्कैनर क्लास जो है वो कौन से पैकेज में है, यूटिल पैकेज, अंडरस्टूड। तो अगर हम ये लाइन नहीं लिखेंगे तो स्कैनर काम ही नहीं करेगा, क्लियर। तो पहला है कि हम लोग स्कैनर के थ्रू इनपुट लेते हैं और उसका हेडर फाइल या यू कैन से पैकेज इन जावा को हम लोग को पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है, फाइन। अब हम एक नंबर को इनपुट लेना चाहते हैं, दैट नंबर इज n। अब हम लोग n को बाहर लिखेंगे, इंट n। अब बोलेंगे मैम यहाँ पे n यहाँ पे क्यों लिखे, अंदर भी तो लिख सकते थे, राइट, यू कैन राइट, बट ये इनपुट लेने के बाद जब हम दूसरा फंक्शन में कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, तब ये फंक्शन अगर हम यहाँ पे नहीं लिखकर अंदर में लिखेंगे तो क्या होगा, दूसरा फंक्शन में वो वैल्यू पास नहीं करेगा। मतलब देखिए हम आप लोगों को लाइव दिखाएंगे, रुकिए, लेट मी टाइप।
अब नंबर इनपुट किए और नंबर हम लोग किस में करेंगे, n में। n इक्वल्स टू SC। ये SC कौन सा है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, दिस वन। हम SC से इनपुट करेंगे, बिना इसको चेंज करके भी करेंगे, देखिए सेम काम करेगा, इट विल हैव नो इफेक्ट। ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इनपुट कर रहे हैं। ये हम लोग को लाइन रटा हुआ है, दैट इज़ वाई वी यूज़ द SC डॉट नेक्स्ट एंड। ये नंबर इनपुट हो गया। अगर अब देखिए दूसरा एक बना रहे कैलकुलेट फैक्टोरियल अब इसमें फैक्टोरियल का इंट f, यहाँ पे आप लोग को अंदर लिखेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, बाहर लिखेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, सब बताएंगे आज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम n का वैल्यू यूज़ किए हैं। अगर हम इसको देखो यहाँ पे अगर करेंगे तो कोई एरर नहीं दिखाएगा, नॉट इनिशियलाइज्ड, ओके f=1। देखिए नो सिंटैक्स एरर बिकॉज ये मेरा ग्लोबल है। अगर इसको हम यहाँ से हटा दें और यहाँ लिखते हैं तो देखिए क्या इफेक्ट आएगा, लेट मी चेक। यहाँ पर लिखते ही ये क्या है, एक फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल को डिक्लेयर किए हैं ना, n को फंक्शन के अंदर, दिस इज द फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के अंदर अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या होगा कि इसी के अंदर ही यूज होगा, बाकी फंक्शन n का वैल्यू यूज नहीं कर पाएगा। हाँ चल रहा है बेटा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम n का वैल्यू फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं तो मेरा ये वाला n का जो वैल्यू है जो हम इनपुट लिए हैं वो दूसरा फंक्शन यूज़ नहीं कर पा रहा। क्यों? बिकॉज अगर हम लोग कोई भी फंक्शन के अंदर में कोई भी वेरिएबल नेम यूज़ होता है वो सिर्फ इसी में यूज़ होगा और इसी में ख़त्म हो जाएगा। बट ये वाला जो n का वैल्यू है हमको दूसरा फंक्शन में यूज़ करना है, राइट? इसीलिए इसको हम लोग यहाँ नहीं लिखकर ग्लोबल लिखेंगे। इससे क्या होगा, अब हम इसका वैल्यू जो इनपुट लिए हैं वो दूसरा फंक्शन भी आराम से यूज़ कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये डिक्लेरेशन बाहर है। ओके हाँ राज, ठीक है। इनपुट फैक्टोरियल किए, अब सिर्फ डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले में क्या करना है हम लोग को, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करना है। इसमें भी देखिए एक सिली सा मिस्टेक दिखाएगा। अब जानबूझकर थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं ताकि मिस्टेक का सॉल्यूशन क्या है वो आप लोग को एग्जैक्टली समझ में आएगा। मेरा फैक्टोरियल किस में कैलकुलेट है, f में, और f हम कहाँ डिक्लेयर किए हैं, यहाँ पर एक फंक्शन के अंदर। तो क्या यहाँ का जो f का वैल्यू है दूसरा फंक्शन में पास होगा, नहीं करेगा, सी द एरर। बिकॉज ये जो f है ये लोकल हो गया है, लोकल वेरिएबल हो गया है, फंक्शन के अंदर है, तो दूसरा फंक्शन इस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर हम यहाँ से हटाकर इसको ग्लोबल कर दें, क्योंकि जो वेरिएबल एक फंक्शन से ज़्यादा फंक्शन में यूज़ में आता है उसको आपको इंस्टेंस वेरिएबल में यूज़ करना पड़ेगा। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब होता है जो क्लास, ठीक है। तो अगर हम इंस्टेंस वेरिएबल में लिख देंगे कोई वेरिएबल का नाम या डिक्लेयर कर देंगे तो ये वेरिएबल्स को हम एक से ज़्यादा फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ओके देखिए अब कोई एरर नहीं आएगा। अब ये तीनों फंक्शन अगर हम रन करेंगे ना, अभी फ़िलहाल काम नहीं करेगा क्योंकि मेन में इस तीनों फंक्शन को कॉल नहीं किए। अभी हम क्या किए हैं, इनपुट लिए हैं,
फैक्टोरियल कैलकुलेट किए हैं और डिस्प्ले किए हैं, सिर्फ ये तीनों काम किए हैं, बट आई हैव नॉट कॉल्ड फ्रॉम द मेन फंक्शन। तो अब क्या करेंगे, अगर मेन के बाहर कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है और आपको उसको कॉल करना है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। तो ये किस क्लास के अंदर में तीनों फंक्शन है, fun1, ये क्लास का नाम है। fun1 क्लास में ये 3 फंक्शन है जिसको हमको मेन से कॉल करना है, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो क्लास नाम है। तो हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास, सिंटैक्स क्या है, क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम कैन बी एनीथिंग, new is a keyword through which you can create a object of any class। तो ये है, इससे, इस लाइन से या इस सिंटैक्स से हम लोग कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसका सिंटैक्स है, जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है वो क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू इज अ कीवर्ड, ये कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट बन रहा है, और क्लास का नेम फंक्शन ओपन क्लोज। तो इस लाइन से ऑब्जेक्ट बन रहा है fun1 का, लेकिन ये जो है इस लाइन में ये कंस्ट्रक्टर है। अगर हम ये इसको बना रहे हैं, इसका मतलब है अगर हम ऊपर में कंस्ट्रक्टर यूज नहीं भी कर रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय इटसेल्फ इट इज़ कॉल्ड, अपने आप ही डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अब इस क्लास का नाम हम क्या, वो ऑब्जेक्ट का नाम क्या लिए हैं, ओबी। तो ओबी के थ्रू, ओबी इज द ऑब्जेक्ट, अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस तीनों फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और देखिए तीनों फंक्शन में void लिखा हुआ है, void इज अ कीवर्ड through which you can determine or you can say a function will not return any value। देखिए ये फंक्शन कोई भी चीज़ रिटर्न कीवर्ड कुछ नहीं यूज़ हो रहा, मतलब ये फंक्शन कॉल तो हो सकता है लेकिन फंक्शन इन रिटर्न कुछ नहीं देगा। तो कौन कौन सा है, एक है इनपुट फंक्शन, दूसरा है फैक्टोरियल। तो पहले इनपुट लिए, फिर ओबी डॉट फैक्टोरियल, और लास्ट है डिस्प्ले, तो ओबी डॉट डिस्प्ले। तो ये 3 फंक्शन को हम इसमें मेन में क्या किए, सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाए, तीनों फंक्शन को कॉल किए। इससे क्या हुआ, ये तीनों फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इसको चलाएंगे तो पहले इनपुट लेगा, फिर फैक्टोरियल करेगा, फिर डिस्प्ले करेगा। नो सिंटैक्स एरर। कोई भी नंबर देते हैं, चलिए 5 120। एनी डाउट। अब इसमें एक चीज़ और बता रहे हैं, अगर इसका ओबी नाम नहीं दे, कुछ और नाम दे, चलो हम देते हैं XYZ, तो हमको ये तीनों को भी XYZ नाम देना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ओबी ही देना होगा, ऑब्जेक्ट नेम कैन बी एनीथिंग। अगर यहाँ पर हम SC लिखते हैं, अगर SC की जगह हम समझ लो एग्जाम्पल PQ दे, समझ एग्जाम्पल, तो देखो यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है क्योंकि पहले SC ऑब्जेक्ट का नाम था स्कैनर का, अभी PQ हो गया है, इसीलिए इसका नाम PQ देना पड़ेगा। इट विल वर्क सेम। देखिए आउटपुट में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये हम लोग SC यूज़ करते हैं तो हम लोग को रटा हुआ है और कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है इस फॉर्मेट में, लेट मी नो, अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ये जो पार्ट बताएं इसमें कोई चेंजेस या कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर हम दूसरा फॉर्मेट बता रहे हैं।
अनम्यूट नहीं है। मैम स्टार्टिंग का थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा ना। आई कांट हियर यू बेटा, थोड़ा सा लाउडली बोलिए। मैम स्टार्टिंग का जो पार्ट था वो थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए ना। स्टार्टिंग का पार्ट, स्टार्टिंग का हाँ पार्ट ये थोड़ा सा जोर से बोलो हाँ बेटा, मैम। आपका आवाज़ बहुत धीरे आ रहा है। मैम हम 10 मिनट आगे का मेरा मिस हो गया ना, नेट अच्छा, कनेक्शन 10 मिनट्स बता मिस रहा हो है। गया था। आपको देखिए ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हम 3 फंक्शन, इस पूरा प्रोग्राम को फिर से बता दे रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या किए हैं, मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के बाहर में हम 3 फंक्शन यूज़ किए हैं, वॉइड इनपुट, वॉइड फैक्टोरियल, वॉइड डिस्प्ले। वॉइड इनपुट में हम सिर्फ और सिर्फ इनपुट लिए हैं, जिसमें मेरा n का जो वेरिएबल नेम n है वो हम इंस्टेंस वेरिएबल लिए हैं। क्यों इंस्टेंस वेरिएबल लिए हैं? क्योंकि लिए अगर हम इंट n यहाँ नहीं लिखकर इंट n यहाँ लिखते फंक्शन के अंदर, तो ये n का वैल्यू सिर्फ इसी फंक्शन में यूज़ होता। अगर आप चाहोगे कि फैक्टोरियल में यहाँ पे यूज़ में आए n का फंक्शन, देन दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज इस जो क्लास फंक्शन के अंदर में जो भी वेरिएबल यूज़ करते हैं वो सिर्फ उसी फंक्शन में यूज़ होता है और वहीं ख़त्म हो जाता है। तो यू कांट यूज़ द वेरिएबल नेम और वैल्यूज़ इन अनदर फंक्शन। तो इसलिए हम इसको ग्लोबल लिए। और f का वैल्यू क्यों लिए हैं? बिकॉज f का वैल्यू सिर्फ यहाँ पे नहीं, फैक्टोरियल में नहीं, देखिए डिस्प्ले में भी मेरे को f का वैल्यू चाहिए, इसीलिए f का वैल्यू भी हम ग्लोबली लिए हैं, इंस्टेंस वेरिएबल में लिए हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट हुआ आई आपका। देखो एक आई वेरिएबल जो हम उसमें लिए हैं, आई का वेरिएबल सिर्फ यहाँ यूज़ हुआ, ना इस फंक्शन में यूज़ में आया ना इसमें, इसलिए आई को हम लोकल वेरिएबल यूज़। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग यूज़ कर लिए। अब जो भी फंक्शन मेरा मेन के बाहर में है, मेन के बाहर में कौन कौन सा फंक्शन है? 3 फंक्शन है, वॉइड इनपुट, वॉइड फैक्टोरियल एंड वॉइड डिस्प्ले। तो ये तीनों का तीनों फंक्शन को मेरे को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमको कैसे बनाना पड़ेगा, कैसे कॉल करेंगे। ये तीनों फंक्शन किसके अंदर हैं? क्लास fun1। तो fun1 का अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, तब हम ये तीनों फंक्शन को आराम से कॉल कर। आप लेट ज्वाइन किया, आई टोल्ड यू टू ज्वाइन शार्प बाई 7। ना हमको लगा मैसेज आएगा तब ज्वाइन करना है, तो हम तो बैठा हुआ था, हम लिख रहा था कुछ। हम लिखता अभी देखा कि 7:30 बज गए, तो मैसेज आज मतलब मैसेज नहीं आया तो हमको लगा कब होगा, तो आपको आप लोग मैम को हम लिंक मैसेज। पहले ही भेज दिए थे ना ग्रुप में कि आई विल नॉट वेट। मैं फिर 7:30 के बाद ध्यान है कि लिंक पहले फिर। ओह नहीं, हम पहले लिंक भेज चुके हैं ना आप लोग को, इसीलिए। ठीक है, तो ये तीनों फंक्शन जो मेन के बाहर है, मेन के बाहर में जो 3 फंक्शन है, ये तीनों को हम क्या किए, ऑब्जेक्ट पहले बनाए। किस में है? fun1 में fun1 का ऑब्जेक्ट बनाए, और उसको हम, ये ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम फंक्शन ओपन क्लोज। इससे क्या हुआ, इस लाइन से मेरा fun1 का ऑब्जेक्ट बना जिसका नाम है xyz, और xyz से हम तीनों फंक्शन को डॉट करके कॉल कर लिए। इससे क्या होगा, पहले इनपुट फंक्शन कॉल होगा, फिर फैक्टोरियल कैलकुलेट। अब नेक्स्ट फॉर्मेट में जा रहे हैं, जिसमें क्या होगा, कंस्ट्रक्टर में वैल्यू जाएगा। इसमें क्या होगा कि मेरा इनपुट जो फंक्शन है हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कंस्ट्रक्टर। तो मेरा इनपुट फंक्शन नहीं है, ये इनपुट फंक्शन नहीं है, अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर पहले फंक्शन में डायरेक्ट करवा रहे हैं, फिर कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ये चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट लोग का यहीं जाके एरर होता है। अभी जो बताने वाले हैं, ये 2 जो प्रोग्राम बताएंगे,
इसमें मैक्सिमम लोगों का डाउट लास्ट तक रह जाता है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर कोई नंबर मेन में हम लोग इनपुट करते हैं तो उसको हम लोग को फंक्शन में पास करना है, फंक्शन में पास करना है, या मेन के बाहर में जो भी फंक्शन है उसको पास करना है। तो उसका दो तरीका होता है। पहला तरीका है फंक्शन को डायरेक्टली दे दो, जो फंक्शन कैलकुलेट कर रहा है उसको डायरेक्टली वैल्यू पास कर दो। तो मेरा यहाँ पर क्या है, इंट n है, इंट n, और n का वैल्यू हम इनपुट लिए, देखिए n का वैल्यू इनपुट लिए। अब इस n का वैल्यू इनपुट लेने के बाद कौन सा फंक्शन को हमको कॉल करना है, यू नो मेन के बाहर जब भी हम कोई फंक्शन लिखते हैं या होता है तो उसको हमको कॉल अगर करना पड़े तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये फंक्शन जहाँ भी है जिस क्लास में है उस क्लास का हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो फैक्टोरियल एंड डिस्प्ले ये दोनों फंक्शन fun2 में है, fun2 फंक्शन उसमें है, तो हमको fun2 का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम। इससे क्या हुआ, fun2 का ऑब्जेक्ट बन गया जिसका नाम है XYZ। अप टू यू, आप लोग वो भी लो, XYZ लो, PQR लो, जो भी लो, जब कॉल करेंगे आपको सेम लगेगा। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे OB वापस कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे OB, तो इसको भी कॉल करने समय OB एंड इसको भी कॉल करने के समय OB। तो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं कि OB ऑब्जेक्ट का नाम है और इसके थ्रू हम फैक्टोरियल एंड डिस्प्ले दोनों ही कॉल किए हैं। लेकिन यहाँ मेरे को कैलकुलेट करने के लिए n का वैल्यू चाहिए और वो कहाँ है, मेन के पास। तो मेन से आप दो ही तरीके से फंक्शन में वैल्यू पास कर सकते हो। पहला तरीका है कि फंक्शन को डायरेक्टली दे दीजिए, मतलब मेरे पास n का वैल्यू है, इस फंक्शन का फैक्टोरियल फंक्शन का पैरामीटर में यहाँ पे n पास करिए, तो ये क्या करेगा, फैक्टोरियल का नाम के बगल में जो ब्रैकेट है उसके अंदर इसका डुप्लीकेट वैल्यू जाएगा। इंट, इसका डेटा टाइप क्या है n का, इंट। आप लो n लो, n1 लो, n2 लो, डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ का n, यहाँ का n आप सेम नाम भी दे सकते हो और इसको और n1 भी दोगे, pq दोगे, कुछ भी लो। तो यहाँ का जो n का वैल्यू, अगर हम n का वैल्यू 6 लिए तो यहाँ पर n1 का वैल्यू 6 हुआ और आप इसको n1 की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है फंक्शन को हम डायरेक्टली दिए, ये फंक्शन पे गया, फंक्शन के थ्रू हम लोग कैलकुलेट किए और डिस्प्ले में वो प्रिंट हो गया। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है कि फंक्शन को डायरेक्टली वैल्यू दो, मेन में n इनपुट होगा, फंक्शन में वैल्यू पास करो, वो फंक्शन का जो नाम है उसके पैरामीटर में जाएगा और यहाँ का वैल्यू उसका डुप्लीकेट वैल्यू जाएगा। इसका मतलब हुआ इसमें कोई भी चेंजेस होता है, अगर n का वैल्यू कोई भी चेंजेस होता है, सम एग्जांपल हम इसमें वाइल लूप चलाए, काउंट डिजिट किए, n का वैल्यू 0 हो गया, स्टिल अगर ये फंक्शन में n का वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या कुछ भी होता है, उसका इफेक्ट यहाँ का n का ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं होगा, यहाँ पर n का वैल्यू n ही रहेगा, बिकॉज इसका डुप्लीकेट वैल्यू जाता है। वो हम आप लोगों को भी बताएंगे, इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ का फंक्शन का n का वैल्यू और इसका n का वैल्यू दोनों अलग अलग है, ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट पे काम कर रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू का मतलब होता है जो वैल्यू पास कर रहे हैं उसका ओरिजिनल से कोई लेना देना नहीं है, उसका डुप्लीकेट वैल्यू हुआ एंड उस पे काम हुआ। एनी डाउट? किसी को पूछना है कि थर्ड फॉर्मेट में जा रहे हैं? नहीं तो केवल नहीं समझ में आया, क्या बेटा? केवल नहीं समझ में आया, बस नहीं समझ में आया? ठीक है, ध्यान से समझ। ये मेन फंक्शन है। बदल हाँ मैम स्टार्टिंग का समझाइए ना, लेट से आए मैम, अच्छा ठीक है, हम ये वाला फंक्शन फिर से स्टार्ट से बता रहे हैं, ठीक है? ये कॉल बाय वैल्यू की रेफरेंस, ये कॉल बाय वैल्यू है बेटा। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, हम मेन में एक नंबर को इनपुट लिए, इनपुट में तो आप लोग किसी को डाउट नहीं है कि इनपुट लेने के लिए पहले हम लोग उसका पैकेज लिखते हैं, स्कैनर का पैकेज को कॉल करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद
हम लोग नंबर को इनपुट लेते हैं। इसमें किसी को डाउट है? अब क्या करेंगे ना हम लोग, ये जो n का वैल्यू है इसको हमको यहाँ पे जो फैक्टोरियल हम कैलकुलेट किए हैं इसमें चाहिए। मतलब हम फंक्शन को कॉल तो करेंगे और लेकिन उसका जो n का वैल्यू है वो मेरे पास मेन के पास है। तो मेन क्या करेगा, मेन बोलेगा मेरे पास वैल्यू है, तो मेन अपना वैल्यू फंक्शन में दो तरीके से पास कर सकता है। पहला है फंक्शन को डायरेक्टली वैल्यू दे दो, तो वो कैसे देगा, पहले इन दोनों को जब कॉल करेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम लोग उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये दोनों फंक्शन को जब भी हम कॉल करेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि क्लास का नाम, उसका तरीका है क्लास का नाम किस क्लास में ये दोनों फंक्शन लिखा हुआ है, fun2 fun2, तो क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम equals to new is a keyword through which you can create an object of any class, space class name function open close। इस लाइन से क्या होगा, fun2 क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसका नाम है ob। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया, fun2 का ऑब्जेक्ट का नाम है ob। अब इस ob से हम fun2 में जो भी फंक्शंस है उसको आराम से कॉल कर सकते हैं। तो उसको कॉल करने का तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फंक्शन का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फंक्शन का नाम। ठीक, अब हमको यहाँ का जो n का वैल्यू है वो फैक्टोरियल को देना होगा, तभी ना फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा, क्योंकि फैक्टोरियल के पास यहाँ पे n का वैल्यू नहीं है, यहाँ पे n1 का वैल्यू नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका दो ही तरीका पास करने का। पहला है कि जो फंक्शन का नाम है उसका जो पैरामीटर है ये रहा आर्ग्यूमेंट्स, इसमें n का वैल्यू पास हो जाएगा। तो ये वाला जो n जो हम लोग इनपुट कर रहे हैं वो n का वैल्यू पास हो जाएगा किसमें, फंक्शन में। अगर हम वैल्यू देते हैं 7, n का वैल्यू 7, तो इस फंक्शन में वैल्यू हो जाएगा 7, n1 का वैल्यू है 7। ओके, हम चाहे तो इसको हम n1 नहीं लेके सेम n भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये वाला n का वैल्यू है वो पास हो गया, यहाँ वाला n का वैल्यू। अब फैक्टोरियल को मेन से जो इनपुट लिए थे n का वैल्यू मिल गया, तो देखिए हम इसको नॉर्मल फैक्टोरियल कैलकुलेट किए। और दूसरा एक फंक्शन है जिसका नाम है डिस्प्ले, उसमें हम उसको कैलकुलेट कर दिए, सॉरी प्रिंट कर दिए। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर f का वैल्यू यूज़ हो रहा है। देखिए इस फंक्शन में डिस्प्ले में f का वैल्यू यूज़ हो रहा है f, और फैक्टोरियल में भी देखिए f का वैल्यू यूज़ हो रहा है। जब कोई वेरिएबल एक से ज़्यादा फंक्शन में यूज़ होता है तो उसको हमको ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ता है। ग्लोबली इन द सेंस इसको बोला जाता है इंस्टेंस वेरिएबल, जिसको बोलते हैं डेटा मेंबर्स। क्लास के नीचे में जो भी लिखते हैं ना उसको डेटा मेंबर्स बोलते हैं, जिसका मतलब है ग्लोबली करना इंस्टेंस वेरिएबल। इसको इस यहाँ लिखने से क्या होगा कि f एक से ज़्यादा फंक्शन में यूज़ में आ पाएगा, इसका वैल्यू यहाँ पास हो पाएगा, उसका वैल्यू वहाँ पास हो सकता है। लेकिन i देखो यहाँ पर i सिर्फ इसी फंक्शन में यूज़ हुआ, इसलिए इसको लोकल वेरिएबल बना दिए, इसी फंक्शन में डिक्लेयर किए, इसी फंक्शन में यूज़ किया, यहीं ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इनपुट लिए, ऑब्जेक्ट बनाए, फंक्शन को n का वैल्यू दिए, फंक्शन को n का वैल्यू दिए, वो कैलकुलेट करके वापस मेन में आया, फिर नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले को किए, वापस डिस्प्ले कॉल हुआ, डिस्प्ले प्रिंट कर दिया f का वैल्यू। अब किसी को कोई डाउट है? अगर किसी फंक्शन में इनपुट नहीं होते तो ये कॉल में वैल्यू परफॉर्म नहीं होता ना। कोई फंक्शन में, हाँ, क्योंकि अगर यहाँ पर इनपुट फंक्शन होता तब तो मेरे को वैल्यू पास करने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन यहाँ पे तो कोई इनपुट है ही नहीं, तो फैक्टोरियल क्या चीज़ का कैलकुलेट करेगा। तब मेन में इनपुट होगा, कहीं ना कहीं n तो चाहिए ही, तो मेन से इनपुट होगा और फंक्शन को पास कर देंगे फंक्शन में। हाँ हाँ बोलो।
मिस मिस ये हम लोग मेन में भी यूज कर सकते हैं f को। नेम में भी यूज़ कर सकते हैं मतलब? जैसे आप बोले ना f अगर हम लोग ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं तो हाँ, सारे फंक्शंस में यूज कर सकते हैं, तो मेन में भी यूज कर सकते हैं f को। उस नेम जगह में मतलब सिस्टम कौन सा नेम? वेरिएबल जो है वो वेरिएबल तुम कहीं भी यूज़ कर सकती हो। मतलब एक बार अगर तुम यहाँ पर क्लास के नीचे डेटा मेंबर्स में यूज़ कर दी तो ये वाला जो वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल्स। मैम हाँ बोलो। मैम जैसे यहाँ पे वो फैक्टोरियल में एफ कैलकुलेट कर लिए, फिर जब हाँ वो तो वॉइड है तो वहाँ पे तो कुछ रिटर्न नहीं होगा। ये फिर वॉइड डिस्प्ले में जैसे अपने प्लस हाँ, की खाली रहेगा ना, अरे वहाँ मेरा पे तो बाबू, यहाँ पे वैल्यू जाएगा नहीं। void का मतलब होता है जो इस फंक्शन को कॉल कर रहा है वो उसको कुछ नहीं देगा, यहाँ पे इसको कुछ नहीं रिटर्न करेगा जो इसको बुला रहा है। लेकिन इस फंक्शन में जो f का वैल्यू चेंजेस हुआ, f का वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर हुआ, यहाँ पे चेंजेस हुआ, वो चेंजेस नेक्स्ट फंक्शन में तो पास हो गई f का वैल्यू। ये फैक्टोरियल जिस जो कॉल कर रहे हैं उसको नहीं देगा। वेरिएबल नेम जो वेरिएबल है उसका वैल्यू जो चेंज होगा दूसरा फंक्शन में तो पास हो ही रहा है। हम्म, क्लियर हुआ? हाँ तो void का मतलब है जो इस फंक्शन को बुला रहा है उसको वो कुछ नहीं देगा। तो फंक्शन कौन बुला रहा है? ये देखो यहाँ पे कुछ मिला किसी को? खाली कॉल हुआ बस। एनी डाउट? तो पहला तरीका है कि हम लोग फंक्शन को डायरेक्टली वैल्यू पास कर देते हैं। दूसरा तरीका है कंस्ट्रक्टर, हम लोग फंक्शन को नहीं देख के कंस्ट्रक्टर को देंगे। तो देखिए इसको भी अगर हम चलाएंगे ना सेम आउटपुट आपका सेम आएगा, बट लिखने का तरीका आप लोग का थोड़ा चेंज होगा कि ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं एंड वो भी कर सकते हैं। मेन आपको वही चीज़ सीखना है कि एक ही चीज़ को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पूरा प्रोग्राम तो आपको आता ही है कि ये मेरा फॉर्म 3 है, कुछ नहीं है, ठीक है, एंड यहाँ पे भी 3, ये भी 3, ठीक है। तो पूरा प्रोग्राम सेम है। अब इसमें चेंजेस कर रहे हैं कि हम बोलेंगे कि हम ये वैल्यू फंक्शन को डायरेक्टली नहीं देंगे, हम किसको देंगे? कंस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जिसका नाम और क्लास का नाम सेम हो। ये भी देखो एक फंक्शन की तरह लग रहा है ना देखने में, बट इसका और इसमें क्या फ़र्क है? इसका नाम और क्लास का नाम अलग है, इसीलिए इसको मेथड या फंक्शन बोलते हैं। लेकिन जो फंक्शन या मेथड का नाम और क्लास का नाम सेम हो तो उसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? अच्छा, कंस्ट्रक्टर के देखिए यहाँ पे वॉइड लिखे हैं, कंस्ट्रक्टर के पहले हम वॉइड नहीं लिखे या इंट नहीं लिखे। क्यों? बिकॉज कंस्ट्रक्टर कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। जब कुछ वैल्यू रिटर्न ही नहीं करता तो वॉइड लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, वॉइड लिखते ही नहीं है। समझ में आया? पहला तरीका, पहला वे है कि पहचानने का कंस्ट्रक्टर कि फंक्शन का नाम और क्लास नाम सेम होता है। दूसरा, इसका रिटर्न वैल्यू होता ही नहीं है। थर्ड, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन का जैसे मतलब जैसे f का वैल्यू 1 है, फिक्स है, इसको यहाँ मत लिखिए, इसको यहाँ लिखिए, इनिशियलाइज करिए। स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा कंस्ट्रक्टर बताता है। दूसरा, अभी हम ये n का वैल्यू ध्यान से समझिएगा, ये वाला चीज़ थोड़ा सा मैक्सिमम स्टूडेंटों को प्रॉब्लम होता है। ये ऑब्जेक्ट बनाए, यहाँ पर ये इस लाइन में ये वाला पार्ट कंस्ट्रक्टर पार्ट है, ओके। कंस्ट्रक्टर को हम n का वैल्यू पास किए,
तो यहाँ पर मेरा इंट आप n लो, p लो, x लो, कुछ भी लो। फॉर एग्जांपल हम x लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर n का वैल्यू हम इनपुट किए 5, तो ये 5 इस कंस्ट्रक्टर में पास होके इंट x में 5 आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू 5 हो गया। अब अगर हम इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखें तो ये वाला फंक्शन मतलब कंस्ट्रक्टर में x का वैल्यू 5 हुआ और यहीं ख़त्म हो गया। तो अल्टीमेटली इस फंक्शन को तो हम वैल्यू दिए ही नहीं, तो इसको n का वैल्यू मिला ही नहीं। जब मिला ही नहीं तो देखिए एरर दिखाएगा। n का वैल्यू क्या है उसको तो मिला ही नहीं, तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंट n जो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उसको ऊपर लेंगे, डिक्लेयर करेंगे ग्लोबली, और n बोलेगा मेरे को ये वाला वैल्यू दे दो, ताकि मेरे को मेन से जो वैल्यू आया है वो वैल्यू n यहाँ वाला n के पास हो जाए। आप चाहो तो n लो, आप चाहो n1 लो, आप चाहो p लो, कुछ भी लो, वो वैल्यू मेन का n जैसा काम करेगा। इट्स वन एंड द सेम थिंग। अगर आप यहाँ पर ये लाइन नहीं लिखते हो तो क्या होगा, यहाँ का वैल्यू जो मेन से आया है वो इसी फंक्शन में ख़त्म हो जाएगा। तो अगर यहाँ देखिए n1 है ना, n1 का वैल्यू बोले मैम एरर नहीं दिखा रहा, देखिए हम दिखाते हैं आपको क्या वैल्यू आ रहा है। क्योंकि अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो डिफ़ॉल्ट इंट का वैल्यू क्या होता है, रॉन्ग आ रहा है आंसर, बिकॉज n का जो मेन पास हुआ है वो वैल्यू पास यहाँ नहीं हुआ है। यहाँ पे f का वैल्यू 1 है इसलिए वो 1 यहाँ पे आ गया है, n का वैल्यू कैलकुलेट हुआ ही नहीं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम इस वैल्यू को नहीं करेंगे तो कंस्ट्रक्टर में क्या सीखे कि अगर कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यू पास होता है तो हमको उसको इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू लेकर उसमें पास करना होगा, ताकि ग्लोबल वेरिएबल में अगर वैल्यू पास होगा तो बाकी फंक्शन को भी n यूज़ करने का मौका मिलेगा। क्लियर हुआ? ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर वाला, ये लाइन ग्लोबली लिखना मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बहुत हाई लेवल तक में एरर होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण, कि काफ़ी कर रहे हैं अंदाजा में कर रहे हैं। तो देखिए अब 5 लिखेंगे तो पूरा वैल्यू कैलकुलेट करेगा। इसमें किसी को डाउट है कंस्ट्रक्टर में? मैम ठीक से समझ नहीं आया। नहीं आया? ठीक है, इसको एक बार रिवाइज करवाते हैं, ड्राई रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर n का वैल्यू इनपुट लिए, इसमें किसी को डाउट? मेन के बाहर दो फंक्शन है, एक है फैक्टोरियल, एक है डिस्प्ले, दो फंक्शन है जो हमको मेन में कॉल करना है। उसके लिए आप लोग को पता है कि जो भी मेरा क्लास का नेम है, जो भी मेरा क्लास का नेम है उस नेम से हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम फंक्शन ओपन क्लोज, और दोनों फंक्शन को कॉल कर दिए। अब यहाँ पे जो n का वैल्यू है, इससे पहला वाला सम में हम n का वैल्यू कहाँ पास किए थे, डायरेक्ट फंक्शन में। अब इस सम में हम लोग कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे हैं। दो ही तरीका है मेन का फंक्शन को, मेन का जो मेन में जो फंक्शन में जो वैल्यू है n का, उसको फंक्शंस में मतलब जो मेन के बाहर में जो फंक्शंस हैं उसमें पास करने का दो तरीका है। पहला है डायरेक्टली फंक्शन में दे दीजिए, दूसरा है कंस्ट्रक्टर में पास कीजिए। तो कंस्ट्रक्टर में जब हम लोग पास करेंगे तो हम लोग को कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है ऐसा फंक्शन नेम जिसका क्लास नेम सेम हो, फंक्शन नेम हैविंग द सेम नेम एज क्लास नेम, ठीक है, पहला। दूसरा, कंस्ट्रक्टर में रिटर्न कुछ होता ही नहीं है, इसीलिए इसका वॉइड इंट कुछ भी हम लोग डबल कैर कुछ नहीं लिखते रिटर्न।
का डेटा टाइप। एक्चुअली ये क्या है, रिटर्न डेटा टाइप, जो इस फंक्शन को कॉल करेगा कुछ रिटर्न करेगा। वॉइड मतलब रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर तो कुछ रिटर्न करता ही नहीं है, इसलिए हम लोग लिखते ही नहीं है। ठीक, अब n का वैल्यू हम किसको दिए, कंस्ट्रक्टर को, fun3 को दिए n का वैल्यू। तो जो भी n का वैल्यू, फॉर एग्जांपल n का वैल्यू है 10, तो ये 10 का वैल्यू यहाँ इस कंस्ट्रक्टर का x में चला गया। ठीक, तो अभी x का वैल्यू है 10। अगर हम ये लाइन नहीं लिखे, ये वाला लाइन नहीं लिखे, तो क्या होगा, ये x का वैल्यू इसी फंक्शन में ख़त्म हो जाएगा। फैक्टोरियल को n का वैल्यू मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बताए थे जिस फंक्शन में कॉल होता है, उसी डिक्लेयर होता है, उसी फंक्शन में वो वैल्यू या वेरिएबल ख़त्म हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि ये मेरा जो x का वैल्यू जो मेन से आया है, वो मेरे को इस फंक्शन में n का वैल्यू चाहिए। देखिए, ठीक, तो यहाँ का वैल्यू आया 10, वो पास हुआ x में। अब ये x क्या करेगा, यहाँ का जो ग्लोबल वेरिएबल है, जिसको हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, उसका n1 को दे देगा। तो x का वैल्यू तो 10 है ही, अब n1 का वैल्यू भी 10 हो गया, जो कि ग्लोबल वेरिएबल है। एक बार ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू हम लोग x में दे दिए, तो n1 का वैल्यू भी 10 हो गया। अब आराम से हम उसको फंक्शन में यूज़ कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं। अब कोई डाउट है? आना, किसी को कुछ पूछना है इसमें? मैम अगर हम लोग n1 जैसे आपने वो मतलब कंस्ट्रक्टर में जैसे आपने n1 इक्वल्स टू x मतलब आपने लिख दिया, हाँ, अगर मैम हम लोग नहीं लिखते और हम लोग आगे यूज कर रहे हैं, तो मैम पर एरर क्यों नहीं बता रहे? एरर इसलिए नहीं बता रहे हैं ना कि उसके हिसाब से ये एरर नहीं है। उसके हिसाब से यहाँ पे जो भी कैलकुलेट हुआ है, जो भी कैलकुलेशन हो रहा है, सम एग्जांपल अगर हम आप लोग को बोलेंगे सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, और आप लोग क्या करोगे, प्लस के जगह, जैसा और भी इजी बताते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है ड्राइवर में, इस सम में बताते तो और क्लियरली समझाएगा। इस फंक्शन में n का वैल्यू समझ लो 5 था, तो 5 के हिसाब से ये कैलकुलेट होके f का वैल्यू चेंज हो रहा था, राइट, f का वैल्यू चेंज होके कैलकुलेट होके कर रहा था। लेकिन अगर हम इसमें ये लाइन नहीं लिख रहे, तो f का डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो 1 है ही, राइट, तो वह ये लाइन काम ही नहीं किया, ये काम ही नहीं किया, बिकॉज n का वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, अगर हम लोग कोई भी वैल्यू खाली इंट a या इंट b या इंट कुछ भी लिखते हैं, उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है 0। इंटीजर का डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है 0। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम i का वैल्यू है 1 और i का मतलब 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? गौरव, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? ये तो मैम फॉल्स। फॉल्स, तो मतलब फर्स्ट टाइम जब i का वैल्यू 1 था फर्स्ट टाइम, तभी ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। और ये वाला काम किया ही नहीं, ये वाला फॉर लूप काम ही नहीं किया। जब काम ही नहीं किया तो f का वैल्यू 1 था, 1 का 1 प्रिंट कर दिया, बस कैलकुलेशन नहीं होगा, एरर तो है ही नहीं ना। ठीक है मैम, ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है इसमें से? नहीं मैम, समझ गया। ठीक है, अब इसका रिटर्न वैल्यू बता रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग का कंस्ट्रक्टर, फंक्शन, रिटर्न वैल्यू एंड आप लोग को और एक चीज़ हम बताएंगे, रुकिए देखते हैं कि कितना टाइम बचता है। मैम मतलब कॉल बाय वैल्यू जब हम लोग मेन से जब कुछ पास करते हैं किसी फंक्शन में, उसको बोलते हैं क्या? हाँ, ये कॉल बाय वैल्यू ही तो है, वैल्यू पास हो रहा है। अब आप लोग को नेक्स्ट डे बताएंगे कॉल बाय वैल्यू में मेन में और फंक्शन में कोई रिलेशन नहीं है, वैसा एक सम करवाएंगे। आज नहीं, जब नेक्स्ट क्लास करवाएंगे, आज पहले कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, ठीक है। क्या होता है कॉल बाय रेफरेंस? वो सिर्फ क्लास 12 स्टूडेंट लोग ये करेंगे, 11 तक सिलेबस में नहीं है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास किए। अब ध्यान से समझिएगा,
हम ये जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले यहाँ नहीं करेंगे, हम ये डिस्प्ले करेंगे, इसको कॉल करने का भी ज़रूरत नहीं है, तो ये फंक्शन बनाने का ज़रूरत नहीं है जब हम यहाँ पे प्रिंट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मेन से हम लोग का नंबर इनपुट किए, कंस्ट्रक्टर को पास किए, फंक्शन को कॉल किए, फंक्शन में कंस्ट्रक्टर में वैल्यू आया, फंक्शन ये कैलकुलेट किया और ये जो भी कैलकुलेट किया वो रिटर्न कर दिया, रिटर्न एफ। मतलब हम n का वैल्यू जो भी दे रहे हैं उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करके जो भी इस फंक्शन को कॉल कर रहा है उसको f का वैल्यू कैलकुलेट करके दे रहे हैं। तो कैलकुलेट जो कर रहे हैं उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद इंटीजर ही कैलकुलेट हो रहा है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, जो भी अगर 5 देंगे तो वो है इंटीजर। तो ये जो फंक्शन के पहले जो हम लोग डेटा टाइप लिखते हैं वो एक्चुअली रिटर्न डेटा टाइप है, जो रिटर्न कर रहे हैं उसका डेटा टाइप है। ओके, तो उसका अगर ये इंट में है, f का वैल्यू इंट में है रिटर्न, तो यहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा। अब ध्यान से, ये फंक्शन जो भी कॉल कर रहा है, कॉल तो ये कर रहा है, ये कैलकुलेट किया और इसको एक वैल्यू दिया जो कहाँ सेव होगा। सम एग्जाम्पल रिटर्न कर रहा है तो हम r इक्वल्स टू, मतलब r का वैल्यू वो है जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा। मतलब जो भी ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, f। ये f का वैल्यू इस यहाँ आकर r में सेव हो जाएगा। समझ में आया? रिटर्न वैल्यू का मतलब जो भी फंक्शन रिटर्न, जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, जो भी ये फंक्शन कैलकुलेट करने के बाद रिटर्न करता है। मैम हमको नहीं समझ में आ रहा ये वाला नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, लेट मी कंप्लीट, फिर बताते हैं। चलिए ड्राई रन करते हैं। यहाँ पे n का वैल्यू इनपुट लिए, कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास किए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास हुआ, f का वैल्यू 1 इनिशियलाइज किए और n1 में वो जो मेन में n का वैल्यू था वो n1 में यहाँ ऊपर में इनिशियलाइज हो गया। अगर n यहाँ का n का वैल्यू है 5 तो यहाँ पर x का वैल्यू 5 है। अब ये अपना वैल्यू n1 को दे दिया। ठीक है, अब n1 का वैल्यू हो गया 5। ठीक है, तो ये ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कंस्ट्रक्टर को कॉल किए, कंस्ट्रक्टर गया और यहाँ पर n1 को अपना वैल्यू दिया, वापस यहाँ आ गया। अब हम ob डॉट फैक्टोरियल को बुलाए, ob डॉट फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हुआ, वो क्या किया, n1 का वैल्यू उसको ऊपर से मिल ही गया, वो कैलकुलेट करके f का वैल्यू रिटर्न कर दिए। जो भी मेरा f का वैल्यू कैलकुलेट हुआ, अगर n का वैल्यू 5 है तो ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 120, तो f का वैल्यू 120 है, तो ये 120f रिटर्न कर दिया। अब ये f का वैल्यू किसको रिटर्न कर रहा है, जो कॉल किया ये r। तो r का मतलब हुआ जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो सेव हो जाएगा r। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न किया, f का वैल्यू दैट इज 120। अगर n का वैल्यू है 5 पास हुआ, n1 का वैल्यू यहाँ पे फैक्टोरियल हुआ 5 का, दैट इज 120 और 120 कैलकुलेट होके ये फंक्शन f का वैल्यू 120 यहाँ पास किया और वो जाके r में सेव हुआ। तो r का वैल्यू है 120 और ये r का वैल्यू प्रिंट कर दिया। इसमें दो चीज़ ध्यान करने वाला है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा तो फंक्शन के पहले उसका डेटा टाइप लिखना पड़ेगा कि 120 इंट में, फ्लोर में है, डबल में है, कि कैर में है, कि स्ट्रिंग में है। जो रिटर्न कर रहा है उसका डेटा टाइप क्या है, वो ये है। और जो ये फंक्शन स्टोर कर रहा है r, उसका भी अगर f का वैल्यू इंट है तो ये भी इंट होना चाहिए, इंट r। अब कोई डाउट है?
नहीं राज समझ में आ गया बेटा? ए, हाँ हाँ मैम समझ गए। हाँ हाँ विवेक बोलो। अगर एक फंक्शन को और एक फंक्शन में कॉल करना हो तो करेंगे, वो सब भी करेंगे, लेकिन मेरा अभी 2 क्लास का सिर्फ और सिर्फ टारगेट है कि आप लोग कंस्ट्रक्टर, फंक्शन, रिटर्न वैल्यू एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, हाउ टू कॉल फंक्शन, व्हाई डू वी क्रिएट, ग्लोबल कब लेते हैं और कब लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ये बेसिक क्वेश्चंस आप लोग को कम से कम क्लियर हो जाए। अगर यहाँ पे ये लाइन मैक्सिमम स्टूडेंट लोग मेरे डर से खाली रट लेते हैं कि यहाँ पर अगर ये लाइन नहीं लिखेंगे तो मैम सर्कल कर देगी, आधा बार समझते हैं आधा बार भूल जाते हैं, लेकिन एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है वो मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। हम 2-3 स्टूडेंट को देखें कि ये लाइन को रट लिए हैं, अगर यहाँ पे n लिखे हैं तो n इक्वल्स टू वो पूरा रट लिए हैं, तो आप लोग रटिए मत। अगर इसका वैल्यू है y तो ये हो जाएगा y, अगर ये वैल्यू y है, वेरिएबल नेम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो ये भी y है, क्योंकि ये मेन से उसको वैल्यू कहाँ मिला है, y में। अब ये y का वैल्यू हम ग्लोबल वेरिएबल को, जिसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल को दे दिए। अब ये वेरिएबल हम अब दूसरा फंक्शन में यूज़ कर लिए हैं। क्लियर हुआ? समझ के करिए, कहने का मतलब है कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट मैक्सिमम लोग देखते वेरिएबल नेम भी चेंज नहीं करते कि गड़बड़ ना हो जाए। एटलीस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, वरना आप लोग ना आज ना कल कभी भी पूरा क्लियर पिक्चर नहीं रखोगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैम अगर हम लोग कोई वेरिएबल जैसे ग्लोबली डिक्लेयर किए, हाँ उसको क्या मैम हम लोग डायरेक्टली सकते हैं, मतलब जैसे ऐसे कर देंगे एंटर नंबर करके ले सकते हैं? नहीं, मेन के बाहर कोई भी, आज हम लोग कोई भी चीज़ क्लास में डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज क्लास का 2 ही मेंबर है। आज हम लोग घर के मेंबर लोग के बाहर किसी को अलाउ करते हैं? नहीं, बिकॉज क्लास का 2 ही मेंबर है, एक है डेटा मेंबर्स, दूसरा है मेथड्स। तो ये भी तो एक मेथड ही है, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर और मेथड में क्या बोले हम? डेफिनेशन क्या है कि कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है अ फंक्शन और अ मेथड हैविंग द सेम नेम एज क्लास नेम। है तो ये एक फंक्शन ही, ये मेथड है ही, और ये भी एक मेथड है। देखिए मेन फंक्शन ओपन क्लोज, ये भी एक मेथड है। तो क्लास का 2 ही मेंबर है, एक डेटा मेंबर्स और एक मेंबर मेथड, बस 2 ही काम करता है। और उसके नीचे बाहर अंदर आप कुछ भी लिखोगे सब गड़बड़, देखेंगे कुछ भी नहीं लिख सकते। अच्छा सेम नेम है क्या? 4 तो नॉट अलाउड, 2 ही है, उसके अलावा उसके अंदर हम लोग कुछ भी नहीं लिख सकते। ये यहाँ पर जो लिखे हैं वो इसके अंडर आ गया। चलिए एक काम करते हैं, डेटा मेंबर्स मान लिया ना इसको, इसको हम लोग SOPLN लिखते हैं। लेट्स सी ये काम करता है क्या। ठीक है, अब देखते हैं एरर दिखाता है क्या। दिखाया एरर, बिकॉज अगर आप इंट लिख रहे हैं तो वो डेटा मेंबर समझ ले रहा है, डेटा मेंबर छोड़ के आप और भी कुछ भी लिखेंगे नॉट अलाउड। क्लियर हुआ? अगर आप f का वैल्यू 70 भी लिखते हो, चलो ये काम करता है, लेट्स चेक, नॉट अलाउड, क्योंकि 2 ही है ना, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर मेथड, 2 ही चीज़ अलाउ, उसके अलावा कोई अलाउ नहीं है। बोलिए। बोले जैसे कोई फंक्शन जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, उसके आगे हम लोग वॉइड लिखते हैं, और जैसे पर मैम देखिए कंस्ट्रक्टर भी तो कुछ रिटर्न थोड़ी ना करता है, तो उसके आगे अगर वॉइड लिख देंगे तो मैम उसमें गलती कैसे हो जाते हैं? नहीं, उसके आगे गलती ये है कि कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट यही है कि कंस्ट्रक्टर ना आज ना कल ना फ्यूचर कभी भी रिटर्न करता ही नहीं है, तो उसके आगे वॉइड लिखने का कोई लॉजिक नहीं। व्हेन यू नो कि उससे वो मिलेगा ही नहीं तो उसको लिख के फ़ायदा नहीं ना, तो वो फॉर्मेट के बाहर आ जाता है। हमको पता है
फंक्शन मे बी और मे नॉट बी, मतलब दोनों ही केस कि वो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, बोथ केसेस इट इज़ पॉसिबल। लेकिन यहाँ तुमको पता ही है कि इट विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, रिटर्न होगा ही नहीं कंस्ट्रक्टर में। तो इसीलिए इसका फॉर्मेट में है कि आपको इसका रिटर्न वैल्यू रिटर्न डेटा टाइप लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आया? हाँ मैम। और किसी को कुछ पूछना है? देखिए मेन में भी हम लोग यहाँ तक ही वॉइड लिखे हैं, क्योंकि मेन में हम लोग कभी रिटर्न नहीं करते। कभी दिखे हो लास्ट में लिखेंगे रिटर्न दिस, कोई मेन को कॉल किया है? मेन कभी कॉल नहीं होता जनरली क्या पता ही नहीं है। किसी को कोई इसमें डाउट है? कॉन्सेप्ट में किसी को कुछ डाउट है? अभी तक जो 4 फॉर्मेट्स बताए हैं, अगर है तो हाँ बाबू, किसी को है तो अनम्यूट कोई करके doubt पूछ नहीं है। लीजिए। हाँ ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता रहे हैं यहाँ पर, चलिए एक फंक्शन दूसरा फंक्शन को कॉल करता है, एक छोटा सा पार्ट बता ही देते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचा है, क्योंकि इसका दूसरा जो एक और तरीका है वो फिर नेक्स्ट डे बताएंगे। सम एग्जाम्पल, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में वैल्यू आया, ये फंक्शन हुआ, हम यहाँ पर एक फंक्शन बना रहे हैं। कंस्ट्रक्टर में हुआ, ये हुआ, और हम एक void डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं, और ये फंक्शन में लिखा रहेगा, समझ लीजिए एग्जाम्पल, हेलो फ्रेंड्स, चलिए ये लिखा हुआ है, और ये फंक्शन क्या करेंगे, हम पहले फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे और फिर इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो जब एक फंक्शन दूसरा फंक्शन को कॉल करता है ना, तो अगल बगल में कर रहा है ना, बगल बगल में है, मेन के बाहर में अगल बगल में है ना, तो हम लोग को उसको सिर्फ फंक्शन का नाम कॉल करने से भी काम हो जाएगा। तो उसमें आंसर क्या आएगा कि पहले कैलकुलेट हुआ, फिर डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ, हेलो फ्रेंड्स लिखा, फिर f का वैल्यू रिटर्न होगा, तब f का वैल्यू रिटर्न होकर फिर यहाँ आएगा r का वैल्यू होके, तो पहले हेलो फ्रेंड्स होगा फिर फैक्टोरियल होगा। समझ आया? तो इस फंक्शन में रिटर्न करने से पहले वो हेलो फ्रेंड्स SOPLN यहाँ नहीं लिख के फंक्शन में लिखें, तो एक दूसरे फंक्शन में करने से यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट बनाने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा 5 सब जगह नाम लिख देते हैं 5। ठीक है, अब देखिए इसको रन करते हैं। तो देखिए पहले डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, उसके बाद उसको रिटर्न किया, वो रिटर्न वैल्यू आर में जाके नीचे सेव हुआ और फिर प्रिंट हुआ। किसी को कोई डाउट है? जब एक फंक्शन दूसरा फंक्शन को कॉल करता है तब हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाने का ज़रूरत नहीं होता। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? जस्ट चेक आउट वंस। जैसे हम लोग ने मेन में कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, अच्छा, और उसको हम लोग कोई भी फंक्शन में अगर यूज़ करेंगे, तो मैम हम लोग को, जैसे हम लोग ने मेन में लिखा इंट n, और मैम हम लोग अगर कोई फंक्शन में यूज़ करेंगे तो हम लोग को मैम तो वापस तो लिखना ही पड़ेगा इंट n वहाँ पे। हाँ लिखना पड़ेगा, बिकॉज मेन का और फंक्शन के बाहर का कोई रिलेशन ही नहीं है, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं, तभी ना ऑब्जेक्ट के थ्रू बना बना के हम लोग लिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, और किसी को कुछ वैल्यू पास करने के लिए, इसीलिए तो हम लोग को ऐसा मेहनत करना पड़ रहा है। कभी फंक्शन में पास करते हैं,
सब इसमें पास कर रहे हैं, इसीलिए तो करना पड़ रहा है, बिकॉज मेन का और बाकी में कोई वो रिलेशन नहीं है। और किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए फिर आज के लिए इतना ही है, वाइंड अप। ये फॉर्मेट्स जो बताना था पहला क्लास हो गया। अब नेक्स्ट क्लास और जो वैरायटीज़ है, जो लूप एंड होल बताना है, वो नेक्स्ट क्लास बताएंगे। संडे क्लास रहेगा, संडे 5 o'clock, ओके, सेम लिंक। हाँ मैम। ओके हाँ मैम।